इसके लिए समय कैसे निकालें? लोग कहते हैं समय नहीं मिलता या ऊब जाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में कुछ दिन करके, तो इसकी कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करें? इसके लिए साहब ऐसा है कि हम लोगों को टोका टोकी करना चाहिए। हम में से जो लोग साधक हैं, जो योग प्रक्रिया से लाभान्वित होते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको इनकरेज करें, रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, मधुर भाव में टोकना चाहिए, मित्रता भाव में टोकना चाहिए, सहयोगी भाव में। और अगर आप उनके सामने, जैसे कोई ये बताता है कि हमको समय नहीं मिलता है, तो इसके तो कई बार बताते हैं कि जैसे अब आप देखते हैं कि माननीय मोदी जी योग क्रिया करते हैं, लेकिन किसी भी देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा व्यस्त तो कोई होता नहीं। दुनिया के जो सबसे व्यस्ततम लोग हैं वह लोग इस तरह से योग की प्रक्रिया को अपनाते हैं। यह बात जब किसी के भी समझ में आ जाएगी और यह आ जाएगा कि जान है तो जहान है और सेहत है तो शान है, तो एकदम ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जैसे ABCD एनालिसिस करते हैं हम लोग कि जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो हमको यह जानना पड़ेगा कि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का घर है, लेकिन शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ही सभी धर्मों का आदि साधन है। जब प्रथम साधन है तो हमारी प्रथम महत्वपूर्ण प्राथमिकता वह शरीर ही है, मन ही है, क्योंकि सभी कर्मों का, धर्मों का साधन शरीर ही है। जो लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं उन्हें ऋषि ऋण चुकाना चाहिए, उन्हें अन्य लोगों को भी इस बात को समझाना चाहिए और यह समझने के लिए उनको बार बार प्रेरणा देनी चाहिए। एक चीज़ और होता है कि हम कई जगह जाते हैं कि योग की क्रियाएं बताते समय उसको इतना कठिन करके बता देते हैं, या तो लगता है कि जैसे एकदम शारीरिक क्रिया टाइप का बना देते हैं उसको। योग में उतनी कठिनाई नहीं है कि आप हांफा छोड़ दें, एकदम पसीने से तेल हो जाएं, इस तरह की नहीं है। इसको बहुत सहज भाव से, जैसे आपके सामने मैंने किया कि आप पहले शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करें। जब आप रिलैक्स करते हैं तो आनंद मिलता है। तो इसी तरह से यह एक योग आनंद की प्रक्रिया है। यह योग जो है यह आनंद योग है। आप आनंद से जुड़ते हैं, ब्रह्मानंद से जुड़ते हैं, आत्म आनंद से जुड़ते हैं। जब लोगों को यह इंटरेस्टिंग लगने लगेगा तो इसके लिए टाइम निकल ही आएगा। जब कोई चीज़ हैप्पी लर्न, आनंदमय चीज़ के लिए जो सब आपको सबसे ज़्यादा आनंदित करने लगती है जो चीज़, उसके लिए समय निकल ही आता है। तो योगा मेहनत करने और थकने की चीज़ नहीं है। योगा रिलैक्स करने की प्रक्रिया है, आनंद की अनुभूति करने की प्रक्रिया है। और जब कोई चीज़ आनंदमय हो जाती है, आनंदमय जीवन हो जाता है, तो आदमी सबसे पहले उसी को अपनाता है। शायद एक वजह ये भी है कि हमने जो हमारे परंपरागत जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम कहें अभ्यास हमारे दैनिक जीवन में है, तो उनका जो ज्ञान पक्ष है उसको बजाय हम जो भारत में उसको हम श्रद्धा और विश्वास के, गुरु जी ने कहा है तो इसलिए करो, पिताजी ने कहा है तो इसलिए करो। लेकिन अब शायद इसके जो वैज्ञानिक पक्ष, जो डॉक्टर्स और लैब में जाके उसका लाभ दिखा रहे हैं, तो शायद अब ज़्यादा लोग इसकी महत्ता को समझें। जैसे अभी तो वो बाकायदे मशीनें लगा के वो साबित कर रहे हैं कि योग और साधना का, खास करके मेडिटेशन का, आपके ब्रेन पे क्या असर पड़ रहा है। तो शायद अब ज़्यादा नई पीढ़ी को समझ में आए, क्योंकि उसको तर्क और प्रमाण चाहिए ना, श्रद्धा और विश्वास से वो मानते नहीं हैं वो लोग। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, आस्तिकता के भाव से, ईश्वरी भाव से या श्रद्धा के भाव से हम किसी चीज़ को सीखते हैं, अपनाते हैं, और उसके साथ साथ अगर ज्ञान और विज्ञान को भी उसके साथ
जोड़ा जाता है तो उसमें और दृढ़ता आती है, मजबूती आती है। एक चीज़ और, जैसे आपने कहा विज्ञान से उसको प्रयोगशाला में साबित किया है, उसके साथ ही साथ जैसे हम और आप तो वैज्ञानिक नहीं हैं, हमें आपको ज्ञान के माध्यम से वही लोगों को सामान्य भाषा में समझाना है। जैसे ज्ञान कि जैसे हम शरीर को बाहर से जैसे करते हैं ऐसे किया हमने, तो उसके बाद आप देखते हैं कि बॉडी रिलैक्स टाइप की होती है। फिर उसी तरह से जैसे हम आप समझाते हैं कि जैसे लंग्स को जब हम उसको जैसे हाथों को बाहर दिखा ना, इसी तरह से अंदर जब हम बताते हैं कि हमारे लंग्स को थोड़ा सा ज़्यादा सिकुड़ते हैं और फैलते हैं योगा की प्रक्रिया में, तो उससे समझ में आती है कि हाँ भाई सिकुड़ने और फैलने से तो उसको भी स्ट्रेंथ मिलती है। तो यह ज्ञान का पक्ष हुआ। फिर आपने जैसा बताया लय वाला हुआ विज्ञान का पक्ष हुआ। फिर तीसरा तो आस्तिकता का या धर्म का पक्ष हुआ ही। तो ज्ञान, विज्ञानम और आस्तिक्यम, ये तीनों चीज़ों से जब चीज़ें प्रूव की जाती हैं तो एकदम सहज भाव में आ जाता है। एक चीज़ और मैं कहूँगा, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की भी बड़ी ज़रूरत होती है। सिर्फ किताबी ज्ञान सिखाकर कक्षाओं को छोड़ न देना राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ देना। मेरी एक कविता है। तो जब मैं दीक्षा की बात करता हूँ तो दीक्षा यही है कि आप हमको कैसे जिए, विशफुल लिविंग, हैप्पी लिविंग और स्किल ऑफ लिविंग। इसको हम कहेंगे कि ये स्किल लिविंग है, स्किल ऑफ लिविंग है। जीने की कला ही नहीं, जीने का कौशल है। जीने की कला नहीं मैं कर रहा हूँ, आर्ट ऑफ, दिस इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग, दिस इज स्किल ऑफ लिविंग। जीने का कौशल है, इसी को मैं दीक्षा कहता हूँ। दीक्षा का मतलब यह भी हुआ कि जैसे मेरी नातिन है, वो जब 1 साल की थी, जब मैं एक्सरसाइज करता था तो ऐसे हाथों को उठाने का और गिराने की एक्सरसाइज और करना शुरू कर दी थी। और अब भी जो है वह जैसे हम बैठते हैं तो करने लगते हैं। इसी तरह से जैसे अच्छी पुस्तकें हैं तो उसको टेबल पर और सेंट्रल टेबल पर हर जगह जैसे अच्छी किताब, सदग्रंथ जिसको कह सकते हैं, सदग्रंथ का मतलब सिर्फ मेरे धार्मिक ग्रंथों से मतलब नहीं है, जिसको आप समझते हैं कि दीज आर वर्थ रीडिंग, तो उन पर अगर हम एज गार्जियन अभिभावक पढ़ते हैं और उसके बाद उसको अंडरलाइन किए रहते हैं और उसको इधर उधर बिखेरे रहते हैं, जहाँ पर भी बैठने उठने की जगह पर अगर पुस्तकें रखे रहते हैं तो घर के और भी बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको लटती पलटती हैं तो उसको देखती हैं। तो यह शिक्षा और दीक्षा दोनों का सम्मेलन ही शिक्षा और दीक्षा का जो योग है, इसको भी मैं कहता हूँ कि योग है। जैसे मन और शरीर का योग, आत्मा और परमात्मा का योग, उसी तरह से शिक्षा और दीक्षा का भी योग